देखो नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल। जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़े थे उसमें कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन था, एक स्ट्रेट लाइन था L1 और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन था L2। इन दोनों स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता था उस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास करते थे। तो ये जो बहुत सारे लाइन पास कर रहे हैं, ये लाइन का एक फैमिली बना रहे हैं। बहुत सारे लाइन है, मतलब लाइंस के फैमिली। इन सारे लाइन का इक्वेशन जो होगा कंबाइनली L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होगा। अलग अलग लैम्डा का वैल्यू रखोगे, अलग अलग लाइन का इक्वेशन मिलेगा, अलग अलग L मिलेगा। मतलब दो गिवन लाइन था, वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किए उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे लाइन पास करेंगे। इसी लाइन के इक्वेशन को उसी को क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस। और क्या होता था, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। वहाँ पे तो एक ही केस पॉसिबल था। उसी तरह सर्कल में पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल में यहाँ पे भी दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करता है, एक मान लीजिए S1 है और एक सर्कल S2 है, तो यहाँ पे दो पॉइंट क्रिएट होता है। और तुम लोग को हम पढ़ाए थे स्टार्टिंग में कि किसी भी दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं और किसी भी तीन पॉइंट से यूनिक सर्कल पास करते हैं। किसी भी दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं और किसी भी तीन पॉइंट से यूनिक सर्कल पास करते हैं। तो यही अब दो पॉइंट जो क्रिएट हुआ, इससे बहुत सारे सर्कल पास करेंगे, बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। तो इसी को फैमिली ऑफ सर्कल बोलेंगे। यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन में एक ही केस पॉसिबल था, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, बट यहाँ पे 4-5 केस पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल में। ठीक है। अच्छा, कभी भी सामने वाला बोले कि सर्कल दो ही पॉइंट से पास कर रहा है, फिर भी सर्कल का इक्वेशन निकालिए। आप तो दो पॉइंट से पास करते हुए सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, जिसके लिए ये दोनों पॉइंट एंड ऑफ डायमीटर का काम करेगा, जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा। वैसे दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, बट एक ऐसा सर्कल जिसका एरिया मिनिमम होगा, उसके लिए ये दोनों पॉइंट A और B एंड ऑफ डायमीटर का काम करेगा, बताए हुए हैं। अब उसी तरह यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल देखेंगे, इसमें 4-5 केस होगा। ठीक है। देखो इसमें क्या क्या केस हो सकता है। जैसे देखो ये अपना सर्कल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो दो पॉइंट क्रिएट करेगा। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, जानते हैं? किसी भी दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं तो एक सर्कल हो गया, दो सर्कल हो गया, तीन सर्कल हो गया, बहुत सारा सर्कल पास कर सकता है यहाँ से। तो इस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, देखो अगर ये S1 है, ये S2 है, तो इसका इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। लिखना अभी नहीं है, अभी समझा रहा हूँ, बाद में लिखना है। S1 प्लस अच्छे से लिखवाऊंगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अभी दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा केस हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है, अगर मान लो कोई एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो बार करेगा, तो फिर दो पॉइंट क्रिएट हुआ, तो फिर यहाँ से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं दो पॉइंट से। तो इस केस में फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अच्छा, लैम्डा ऐसा नहीं कि सेकंड वाले में ही मल्टीप्लाई करना है, किसी एक में आप कर सकते हैं, लैम्डा S प्लस L भी कर सकते थे। तीसरा होगा, मान लो कोई सर्कल है और एक लाइन इंटरसेक्ट भी हो सकता है, टेंजेंट भी हो सकता है। तो ये टेंजेंट किया तो एक पॉइंट क्रिएट किया। अब इस पॉइंट से भी बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं। देखो इसका भी इक्वेशन वही हो जाएगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। S गिवन सर्कल होगा और L गिवन लाइन होगा। चौथा वाला देखिए, किसी भी सर्कल पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट तो देगा और बोलेगा यहाँ से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हो या दो पॉइंट, उससे इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। तो यहाँ से भी इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा। अब यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल, उसका इक्वेशन कैसे करेंगे, उसका भी होगा S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अब बात है कि सर इसमें L तो दिया होगा, S तो दिया नहीं है, तो S हम निकाल लेंगे। S जो है ना पॉइंट सर्कल है विदाउट रेडियस, रेडियस जिसका 0 है, पॉइंट सर्कल जिसका सेंटर ये वाला पॉइंट है, मान लो x1 y1 इज द सेंटर। करेंगे इसको अलग से करेंगे ये केस। पांचवा केस एक पढ़ेंगे जिसमें दो अलग अलग पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इक्वेशन होगा S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अब बोलोगे ना तो यहाँ पे सर्कल है सर, ना तो S है, ना तो L है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? A और B को डायमीटर का एंड मानते हुए डायमेट्रिक फॉर्म लगा सकते हैं। एक सर्कल आ गया, S आ गया, और L दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करती है, तो उससे निकाल लेंगे।
तो दो स्ट्रेट, देखो इन दोनों पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सर्कल तो ऐसा जरूर होगा, उस फैमिली में एक सर्कल ऐसा जरूर होगा जिसके लिए ए और बी किसका काम करेगा, एंड ऑफ डायमीटर का काम करेगा। तो वो वाला सर्कल हम निकाल लेंगे एस, और एल कैसे निकाल लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के एल निकाल लेंगे, तो एस भी आ गया एल भी आ गया। तो 5 है यहाँ पे 7 केस, ये 5 केस पढ़ो, अभी पढ़ना है, 2 केस आता नहीं है बट उसको बाद में देखेंगे। पहले ये 5 केस, कौन कौन सा केस, 2 सर्कल का इंटरसेक्शन से कितने पॉइंट सर्कल जा सकते हैं इनफाइनाइट, S1 प्लस लैम्डा एल, एक लाइन एक सर्कल होगा तो S प्लस लैम्डा एल, S प्लस, देखो 4 केस S प्लस लैम्डा एल वाला है। इसमें एक सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट किया, इसमें एक सर्कल को एक लाइन टच किया, इसमें एक लाइन देगा और कुछ नहीं देगा, लाइन पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा। चलो फैमिली ऑफ सर्कल समझ लिए थे क्या क्या केस है फैमिली ऑफ सर्कल में, 5 केस बताए थे। पहला केस क्या था, कोई भी 2 सर्कल पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल जाएंगे, बहुत सारे सर्कल जाएंगे, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ये S1 और ये S2 होगा तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। दूसरा क्या था, एक लाइन है और एक सर्कल है, ये लाइन इस सर्कल को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया फिर 2 पॉइंट क्रिएट हो रहा है, तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे, इनफाइनाइट सर्कल जाएंगे। अगर ये L है ये S है तो S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीसरा क्या था, किसी भी एक लाइन को कोई सर्कल जहाँ पे टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट से भी फिर बहुत सारे सर्कल जाएंगे, तो उसका इक्वेशन भी वही होगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। लैम्डा किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे S में चाहे L में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या था, ये 3 केस हो गया। नेक्स्ट क्या था, मान लो कोई एक लाइन है, किसी लाइन पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स पे से कितने सर्कल जा सकते हैं, बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। इसमें लैम्डा एल तो दिया हुआ रहेगा, एल तो अपने को दिया हुआ रहेगा, इसमें एल तो दिया हुआ रहेगा बट एस नहीं होगा, बट जानते हो ये वाला पॉइंट दिया होगा, तो इस पॉइंट को तुम सेंटर मानते हुए एक पॉइंट सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई अगर सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट को सेंटर मानते हुए पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस 0 होगा, तो वहां से भी निकाल सकते हो। पहले एस तुमको निकालना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। 4 केस हो गया। 5वां केस, मान लो सिर्फ 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे, बहुत सारे सर्कल जाएंगे, तो उस दोनों पॉइंट को यूज करके एंड ऑफ डायमीटर यूज करके एक सर्कल पहले निकाल लेना एस, और फिर इन दोनों पॉइंट का यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म से एक लाइन का इक्वेशन निकाल देना, फिर एस प्लस लैम्डा एल लगा दोगे तो यहाँ से भी फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें सवाल कैसे पूछता है, जैसे मान लो इस टॉपिक पे सवाल कैसे पूछेगा, बोलेगा कि 2 सर्कल है जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन बनाइए, और जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना होता है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। अभी उस पर एक सवाल करेंगे, सब सारे पे एक सवाल करके सीख लेंगे क्या होता है, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स S1 और S2। ये मान लो S1 दिया हुआ और ये S2 है, और ये जो डॉटेड सर्कल बनाया हूँ मैं वो उसके फैमिली के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा एल S2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल S एंड अ लाइन L इज, क्या होगा इसका इक्वेशन, S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। L देखो दिया हुआ है, सर्कल है, और ये डॉटेड वाला फैमिली ऑफ सर्कल्स है, तो उनका इक्वेशन ये हो जाएगा। ये दोनों लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट 3rd नंबर क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पास टचिंग लिख दो, टचिंग द सर्कल S इक्वल टू 0 एंड द लाइन L इक्वल टू 0 एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो किसी सर्कल S इक्वल टू 0 को और किसी लाइन L इक्वल टू 0 को, ये S और L का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना, मतलब L जो है ना S पे टेंजेंट है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से भी बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, तो उसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 लिख लीजिए। देखो 4th केस है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q से पास करेगा, P क्या है, P x1 y1 है और Q x2 y2 है। 2 पॉइंट्स इन इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, इन दोनों पॉइंट को, ये सर्कल S के लिए एंड ऑफ डायमीटर मानते हुए सर्कल S का इक्वेशन निकाल लेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, लाइन L का इक्वेशन निकाल लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से,
एस और एल आ गया। अब ये अपना केस 2 हो गया, सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एस एंड लाइन एल। देखो तो इसमें क्या करेंगे, पहले बस 2 पॉइंट दिया हुआ होगा, तो एस इज द सर्कल फॉर विच पी एंड क्यू विल बी द एंड ऑफ डायमीटर। एस एक सर्कल है जिसके लिए पी और क्यू क्या है, एंड ऑफ डायमीटर है। तो एस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सर्कल एस का इक्वेशन डायमीट्रिक फॉर्म से निकाल लेंगे, फॉर विच पी एंड पी क्यू इज डायमीटर, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, पी क्यू इज डायमीटर। दूसरा एल, एल इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू। कैसे निकालोगे, बाय अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन एल निकालने के लिए अप्लाई कर देना 2 पॉइंट फॉर्म, वहाँ से लाइन एल का इक्वेशन निकल जाएगा, अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म लिख लो, एकदम ध्यान रखना है इन सबको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट केस है अपना, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन एट एक्स वन वाई वन। मतलब एक लाइन दिया होगा, उसका लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया होगा तो उस लाइन का इक्वेशन देखिए, उस पर एक पॉइंट दिया होगा, जिस पॉइंट को पे सर्कल टच कर रहा है वो पॉइंट दिया हुआ होगा। तो एक लाइन है, मान लीजिए लाइन दिया हुआ है, इससे किसी पॉइंट x1 y1 से ये लाइन पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन ये होगा, इस लाइन का स्लोप m है। तो इस यहाँ से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, तो इन बहुत सारे सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, वो भी s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे l तो अपने को पता होगा बट s पता नहीं होगा। s पता नहीं होगा तो s कैसे निकालेंगे, s इज़ द पॉइंट सर्कल होगा। s क्या है, एक पॉइंट सर्कल है। पॉइंट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस 0 होता है, उसको हम पॉइंट सर्कल बोलते हैं। तो सेंटर पता है, तो सेंटर क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सेंटर पता होता है। तो x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये s निकल जाएगा। तो s प्लस लैम्डा में आप लगा देना, s लिख देना प्लस लैम्डा लगा देना। लैम्डा आप बार बार बता रहा हूँ, किसी में भी आप लगा सकते हो, इक्वल टू यहाँ पे 0। तो ये अपना 5वां केस हो गया। 2-3 केस और है, उसको बाद में देखेंगे, पहले ये सारे केस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए लिख लीजिए इसको पॉज करके। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल पे बेस्ड। अभी 4-5 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड EOC का मतलब है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 1 और 1 से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कल, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 1 1 से पास कर रहा है और इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इनडायरेक्टली सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है और 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास करते देखिएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द दिस एंड दिस। तो मान लो ये दोनों सर्कल है अपना, इसको मान लो S1, इसको मान लो S2। ये दोनों सर्कल है अपना, S1 S2 दिया हुआ है। तो सर्कल का इक्वेशन तो ऐसा होगा, ठीक है, ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। अच्छा, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये मान लो A और B है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, AB निकालने की जरूरत नहीं है। इससे कोई भी, अगर मान लो ये तीसरा सर्कल जा रहा है, ये मान लो ये S, ये 1 और 1 से भी जा रहा है, मान लो यहाँ 1 1 से भी जा रहा है और A और B से भी जा रहा है। A और B क्या है, S1 और S2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। AB से भी जा रहा है और 1 1 से भी जा रहा है। तो करेंगे कैसे, S का जो इक्वेशन होगा, S का इक्वेशन क्या होगा, S का इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। क्यों, यही तो पढ़े हैं, अगर 2 पॉइंट ऑफ एक सर्कल किसी भी 2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है तो उसका इक्वेशन होता है S1 प्लस लैम्डा S2 0। ठीक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ये S1 और S2 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो S2 में एक्स स्क्वायर और वाई का कोफिशिएंट 2 और 2 है, 1 1 है नहीं। तो S2 को पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, S2 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए तो ये 4/2 हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, माइनस 7/2 वाई माइनस 25/2 इक्वल टू 0। ये अपना S2 आ गया। अब S का इक्वेशन निकाल दीजिए, जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 0। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ जगह होने के लिए, समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो S का इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 0। S1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y, ये S1 हो गया, प्लस लैम्डा S2 क्या हो जाएगा। अब S2 ये नहीं यूज़ करना है, ये यूज़ करना है।
ये लगाने के लिए हमेशा याद रखना जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, सब में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट ना +1 बना लिया करो, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा, अगर ये 2 होगा ये 3 होगा तो वो सर्कल ही नहीं होगा। अगर दिया भी होगा तो ये सेम दिया होगा, तो वहाँ पे गलत हो सकता है। तो इसको ना 1 बना लो कॉमन लेके हमेशा। लैम्डा S2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2 y माइनस 25/2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो लैम्डा हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ से और यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से 1 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1, इनको ओपन करेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो ये एक्स ऐसा आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे ओपन होगा लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मन में सोचो, वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये 13x है, यहाँ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 2 लैम्डा एक्स होगा, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स। सिमिलरली अब आप यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, तो देखो यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं 13 प्लस लैम्डा, ये लैम्डा एक्स वाले मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिए। इसमें से देखो यहाँ पे -3y और ये है -7/2 लैम्डा वाई रहेगा, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लैम्डा वाई कॉमन ले लिए तो -3 माइनस 7/2 लैम्डा हो गया, ठीक है। ये अपना जो आ गया ना, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अपना एस, यही इसी का इक्वेशन निकालना है। बट देखो ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट भी सेम, वाई स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट सेम है और एक्स इंटू वाई का टर्म है भी नहीं, यही एस है। बट इसमें क्या है, लैम्डा अननोन है, तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा अननोन है तो लैम्डा का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखेंगे ये कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये सर्कल 1 और 1 से पास कर रहा है जो रिक्वायर्ड सर्कल है, तो एज, अच्छा ये सब ना हम लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोग नहीं लिखना, अपने सॉल्व करेंगे सिंपली खुद से, तो डायरेक्ट लिखते जाना है, ठीक है। एज एस पासेस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, 1 से, तो सो क्या करेगा, ये 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 रखिए यहाँ पे, एक्स के जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस -3, वहाँ वाई पे भी 1 रख देंगे, -7/2 लैम्डा माइनस 25/2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा और लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिएगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ तक लिख ले, पहले लैम्डा को इसको सॉल्व किए, लैम्डा का वैल्यू 1 आया, अब लैम्डा का वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रख देंगे, अपना आंसर आ गया। चलो देखो अब लैम्डा इक्वल टू 1 क्या किए, ये जो इक्वेशन निकाले थे 1 प्लस लैम्डा एक्स 1 प्लस लैम्डा वाई, इस इक्वेशन में रख दिया मैं लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ लैम्डा रखेंगे तो 1 + 1, ये यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ओके, ओ सॉरी यहाँ पे तो एक्स वाई रख दिया ना, इसमें रखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व किए, सब कुछ कर लोगे सॉल्व, तो अपना आंसर ये आ जाएगा 4x² + 4y² + 30x - 30y + -25 = 0। क्या ये सर्कल है, यह बिल्कुल है। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है। अगर मैं पूछ दूँ इसका सेंटर क्या होगा, तो आपका आंसर ये -15, 13/2 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 नहीं है, पहले 1 बनाओगे, ठीक है ना, फिर अगर इसका सेंटर पूछे या रेडियस पूछे। हमेशा याद रखना सर्कल में जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिख लो। चलो नेक्स्ट सवाल, वीडियो को पॉज करो और ये पढ़ो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखो एक बार। चलो देखो, लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स दिस एंड दिस। देखिए इस सर्कल में ना एक्स, ये 2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल जा रहा है, तो ये 2 सर्कल मान लो ऐसा होगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ए क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे एक सर्कल बी क्रिएट, एक पॉइंट बी क्रिएट हो रहा है, इन दोनों से एक सर्कल जाएगा, वो मान लो ऐसा होगा सर्कल, ठीक है, वो ये सर्कल होगा, ए बी से जाने वाला ये सर्कल है।
मुझे एस का इक्वेशन निकालना है, ये S1 और S2 दिया हुआ है, तो एस का इक्वेशन क्या होगा, अगर दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल जाता है तो एस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। देखिए ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा निकालने के लिए ना हर सवाल में ना कुछ हिंट अलग से दिया रहता है कि लैम्डा कैसे निकलेगा, हर क्वेश्चन में लैम्डा निकालने के लिए देखो हिंट दिया हुआ है, एंड विथ इट्स सेंटर, जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है उस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो s होगा जिसका इक्वेशन निकालेंगे उसका सेंटर इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वही वाला कंसेप्ट लगा के हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। देखो क्या किए, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 लगा दिए। अब पहले क्या करो, ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन करके जो पहले पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम प्रोसेस करना है, बस यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है। उस केस में क्या था, 1 1 से पास कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जल्दी करते हैं, 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे कर करके पूरा निकालो। चलो इसको सॉल्व कर दिए, ओपन ब्रैकेट ओपन किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, वाई स्क्वायर कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब देखो ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है यही अपना एस है, इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका सेंटर x इक्वल टू वाई पे लाई कर रहा है। तो सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर अगर देखें तो हम क्या करते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, जनरल इक्वेशन से x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर देते हैं और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, -6 प्लस 2 लैम्डा, इसका हाफ करोगे तो क्या होगा, -3 प्लस 2 लैम्डा, फिर उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 यहाँ लैम्डा हो जाएगा x को, फिर उसमें एक माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहोगे तुम, 3 माइनस लैम्डा का x कोऑर्डिनेट, और वहाँ पे भी 2 का डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस 2 लैम्डा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -1। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तभी -g-f होता है, जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ना, तो ये गलत है। सेंटर पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जनरल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस लैम्डा कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ से भी ले लिए तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, और ये क्या होगा 2 माइनस 6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये क्या होगा 2 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अगर यहाँ से कॉमन लिए तो बाकी टर्म में 1 प्लस लैम्डा क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेंटर निकाल सकते हो, सेंटर निकालेंगे और फिर ये प्रॉपर्टी फॉलो करवा देंगे। ऊपर मैं मिटा रहा हूँ, सवाल मिटा रहा हूँ, सवाल आप लोग की कॉपी में तो लिखा हुआ है। अब देखो मैंने क्या किया, x का हाफ ले लिया और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, x का हाफ क्या हो जाएगा, ये लैम्डा -3 हो जाएगा माइनस। अब देखो सेंटर कौन सी लाइन पे लाई कर रहा था, इस सर्कल का सेंटर लाई कर रहा था x इक्वल टू वाई पे, मतलब x इक्वल टू वाई को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो x पे रख दीजिए ये वाला पॉइंट, 3 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा कट गया, तो ये क्या, अब ये कट गया तो 0 नहीं बचा नीचे, हाँ 1 1 है, तो ये क्या हो गया 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा -1, और लैम्डा को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, इसको इधर ले आओ 1 को, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/3। अब ये लैम्डा की वैल्यू 4/3 को क्या करोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे और आपका आंसर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। देखो लैम्डा का वैल्यू 4/3 इस इक्वेशन में रखें, सॉल्व किए तो आंसर सेकेंड वाले सवाल का ये आ गया। 2 क्वेश्चन किए हैं फैमिली ऑफ सर्कल पे, एक ये किए, एक और करते हैं। अब चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर जो होगा इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड होगा। अब देखो इस सवाल में ना दूर दूर तक कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जिसमें कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। तो जैसे जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, कोई भी कंसेप्ट पढ़ लो, पूरा फार्मूला याद करो, लेकिन फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे या कोई कंसेप्ट कहाँ अप्लाई करेंगे, जब तक सवाल नहीं लगाओगे तब तक नहीं आएगा।
बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाओगे तभी आने वाला है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, 5 क्वेश्चन नहीं हुआ स्टार्टिंग का, 5 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, फिर धीरे धीरे होने ही लगेगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो दो सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड है ना, उनका, इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड है वो तीसरे सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा। तो सवाल निकालना है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, इसका आंसर मैं लिख दिया हूँ। वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। ट्राई। देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स। दो सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस पढ़ेंगे, रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स। तो होता क्या है रेडिकल एक्सिस? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल का ये। तो देखो, रेडिकल एक्सिस, एक्सिस है मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है? किसी भी पॉइंट का लोकस होता है जो स्ट्रेट पाथ पे चलता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो रेडिकल एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, किसी पॉइंट का लोकस होगा जो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। बट वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए स्ट्रेट पाथ पे चलता है, उसी डेफिनेशन को देखेंगे, उसी को समझेंगे, वही होगा रेडिकल एक्सिस। तो देखिए, दो अलग अलग सर्कल होगा, एक सर्कल S1 है और एक सर्कल S2 है। इन दोनों सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट डालो, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट डाल दो। अगर ये PA इक्वल टू PB होगा, फिर चलो P मूव करके यहाँ आ गया, फिर P से टेंजेंट डालो, फिर ये P, मान लीजिए ये आप A डैश है, A1 है और ये A2 है, फिर यहाँ से टेंजेंट डाले, ये अगर A2 हो जाएगा, ये B2 ले लो इसको, ठीक है, B2 ले लो, ये B1 ले लो। तो फिर PA, मतलब कहने का मतलब ये है कि PA1 इक्वल टू PB1, फिर P मूव आगे किया, फिर PA2 इक्वल टू PB2 हो जाए। फिर मान लो P यहाँ आ गया तो इससे टेंजेंट डालेंगे, फिर P यहाँ आ गया तो टेंजेंट डालेंगे। मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो अलग अलग सर्कल पे जो हम टेंजेंट डालते हैं, अगर ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा तो इस पॉइंट, तो इस पीक के लोकस को कहेंगे रेडिकल एक्सिस। क्लियर हुआ? अच्छा, ये मत के समझना कि ये तो सर हमेशा होता है, इक्वल ही होता है ये लेंथ, हमेशा लेंथ ऑफ टेंजेंट। वो एक सर्कल के लिए होता है, किसी एक सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट डालते हैं तो ये P, ये AB है, तो ये ऑलवेज इक्वल होगा। ये 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। PA इक्वल टू PB, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से भी प्रूव कर लेते हैं। ये PA इक्वल टू PB होगा। बट यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल है, दो अलग अलग सर्कल पे अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालूँ तो हो सकता है वो इक्वल भी होगा, नहीं भी होगा। कब इक्वल नहीं होगा? देखो, मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे P है, इस पर मैं अगर टेंजेंट डाला तो ये डाला, और इस पर अगर टेंजेंट डाला तो ये डाला, तो देखो ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल नहीं है, तो ये रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। P का लोकस इस केस में रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। लेकिन अगर बीच में कहीं होगा, दोनों सर्कल के बीच से अगर पास करेगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल ही होगा, इक्वल होगा, कुछ ऐसा इसको सेट करेंगे। तो P क्या होगा? P रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन बता रहे हैं। P अगर रेडिकल एक्सिस पे फॉलो करे, पे मूव करेगा तो क्या है रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन? रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स। रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट का लोकस है जो कि मूव करता है, विच मूव्स सच डैट, इस प्रकार, सच डैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द टू सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल। P मूव करके यहाँ आ गया तो ये फिर ये दोनों इक्वल ही होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तो उसको भी P मूव करके मान लो यहाँ आ गया तो फिर टेंजेंट डालेंगे तो फिर दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। ये मत समझिएगा कि जो PA की लेंथ यहाँ होगी वही ये भी होगी और ये भी होगी PB। ये लेंथ अलग होगा, अगर ये 10 है तो ये 10 है, चलो मूव करके नीचे आया, इसके पास आया, अब ये 8 हो गया तो ये भी 8, और पास आ गया तो 6 6, ऐसा होगा। ये मत समझिएगा कि हमेशा 10 10 मेंटेन करेगा, ये भी मेंटेन करेगा, नहीं, लेंथ तो चेंज होगा बट ये लेंथ दोनों इक्वल होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। चलो यहाँ तक तो अब देखो, अब डेफिनेशन देखो, अब रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। क्या सिखाए हैं? रेडिकल एक्सिस किसी भी एक पॉइंट का लोकस होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिस पॉइंट से दो अलग अलग सर्कल पे अगर हम टेंजेंट डालें तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो, वही ये लिखा हुआ है। द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस होता है
विच मूव्स सच दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, विच मूव सच दैट द लेंथ ऑफ, अगर पी चल के यहाँ आ गया तो यहाँ से भी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, विच मूव सच दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल, मतलब पी ए इक्वल टू क्या हो, पी बी हो। इसी को कहते हैं क्या, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो लिख लीजिए डेफिनेशन। तो क्या होता है रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन देख ली। अब देखो दो अलग अलग सर्कल बनाया है, एक सर्कल एस है, दूसरा सर्कल मान लो एस डैश है। ठीक है, इस पी से इस पे पर टेंजेंट डाला मैं, ये लेंथ पी ए हो गया, पी ए, और इससे डाला पी बी हो गया। पी ए का मॉड का मतलब है लेंथ ऑफ पी ए, और पी बी के लेंथ का मॉड का मतलब लेंथ ऑफ पी बी। तो ये रेडिकल एक्सिस कब बनेगा, जब पी ए इक्वल टू पी बी होगा, तो पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। और अगर मैं ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो अंडर रूट S1 याद करो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, तो ये अंडर रूट S1, और ये इसमें भी रख दिया मैं, तो अंडर रूट S1, बस ये S1 डैश हो जाएगा, इक्वल है, इसी कहते हैं रेडिकल एक्सिस। इक्वल होना चाहिए प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कुछ नहीं है, सिंपल, ये अगर सर्कल एस है, ये अगर एस डैश है, तो एस माइनस एस डैश कर दो, वो हो जाता है रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ, इसके बाद हम रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन प्रूव करेंगे, देखेंगे कैसे आता है। देखो अब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन प्रूव लाते हैं। S1 माइनस, देखो लास्ट उस वाले फिगर में मैंने एक सर्कल को S माना था, दूसरे को S डैश माना था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डेरिवेशन थोड़ा आसान हो, S डैश से थोड़ा ठीक S2 लगता है, तो मैं S2 ले लूँगा। एक सर्कल को S1 ले रहा हूँ, एक सर्कल को S2 ले रहा हूँ। S1 अपना x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0 हो रहा है, और S2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो रहा है। ये दोनों सर्कल हो गया। तो देखो डेफिनेशन क्या होता है रेडिकल एक्सिस का, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होना, मतलब ये पी ए इक्वल किसके होगा, पी बी के इक्वल होगा। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, पढ़े हुए लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर किसी भी जो भी अगर उस वहाँ पे क्या पढ़े थे, एक पॉइंट था x1 y1, उसको किसी सर्कल में रखते थे, सर्कल के क्वेश्चन में रख दीजिए, इसको स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो उसको क्या याद करो, क्या किए हैं उसको, अंडर रूट S1 बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट LOT। देखिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अंडर रूट S1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे x1 y1 होता था, यहाँ पे क्या है, अपना पॉइंट h कॉमा के है। देखो कभी भी मैं बताया हूँ लोकस निकालना हो ना, तो उसको h के मान लो, सिंपल डेफिनेशन लगा दो, और h के को फिर क्या करो, रिप्लेस कर दो xy से। तो मैं यहाँ पे मुझे p का लोकस निकालना है, मैं तो p को क्या मान लिया, h कॉमा के मान लिया, तो pa क्या होगा, मतलब pa है लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल S1। ठीक है, तो यहाँ पे S1 का मतलब ये नहीं है कि x1 y1 सर्कल में मैं रख दिया, ये S1 में सर्कल को ही डिनोट कर रहा हूँ। वहाँ पे S1 का मतलब था सर्कल में x1 y1 रखा था। ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए कैसे होगा, इस HK को S1 में रख देना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। पी बी कैसे निकलेगा, इस HK को S2 में रख देना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। मतलब जिस भी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना होता है, उस पॉइंट को उस सर्कल के में रख देना है, x और y की जगह पे आएगा, रख देना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ऐसे ही तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, तो देखो डेरिवेशन निकालते हैं, पहले हम पी ए निकालते हैं, फिर पी बी निकालते हैं, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया, पी ए निकाला, पी ए लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल S1 फ्रॉम P, तो पी ए क्या होगा, h कॉमा के को सर्कल S1 के इक्वेशन में रख देना है, कहाँ रखते हैं, XY में रख देते हैं, उसका फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं, वही किया, XY में रख दिए, तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1। पी बी कैसे होगा, इस h के को सर्कल 2 के इक्वेशन में रख दो, रख दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। लिख लो इसको, डायग्राम बना लो, मैं इसको रफ करूँगा अभी। देखिए मैंने क्या किया, फ्रॉम डेफिनेशन उसको लिख मिटा दिए हैं। फिर से अब देखो, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी ए अभी निकाले हुए हैं, ये पी ए है अपना, ये पी बी है। फिर क्या किया, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, एच स्क्वायर कट गया और के स्क्वायर कट गया। तो फिर जो भी एल एच एस में सबको आर एच एस में लेके चला गया मैं। देखो आर एच एस में 2g1h 2f1k प्लस c1 एज इट इज़ लिखा है, आर एच एस में जो है एज इट इज़ है, एल एच एस में जो था एज इट इज़ था, आर एच एस से सब कुछ एल एच एस में लेके चले गए। तो फिर क्या हो गया, 2g2h सब कुछ लेके आ गए हैं। ठीक है, फिर क्या किया, देखो ये जो GH वाला टर्म है, इन दोनों में h कॉमन ले लिए, तो 2h कॉमन ले लिए, g1 माइनस g2 हो गया। इससे और इससे क्या कॉमन ले लिया, 2k कॉमन ले लिया, f1 माइनस f2 हो गया, तो c1 माइनस c2 एज इट इज़ लिख दिए।
लोकस हो गया, इसी को लो, यही तो डेफिनेशन था रेडिकल एक्सिस का। अब लोकस में एक्स वाई में कन्वर्ट करना होता है, तो एच को एक्स लिख दिया और के को वाई कर दिया, हो गया। दिस इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट, सॉरी दिस इज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इसको जो ये क्या लिखा हो ये लिख लो यहाँ तक पूरा, पॉज करके वीडियो। अब देखो क्या हो गया, ये जो लिखा है नीचे बॉक्स में वो जो है ना वो S1 माइनस S2 है, दोनों सर्कल को बस सब्ट्रैक्ट कर दो, यही हो जाएगा, यही है रिक्वायर्ड रेडिकल एक्सिस। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ये किसका इक्वेशन होता था, ये कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन होता था, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, ठीक है, रेडिकल एक्सिस। इसका मतलब जितने भी कॉमन कॉर्ड होते हैं वो रेडिकल एक्सिस होते हैं, बट एवरी रेडिकल एक्सिस इज नॉट कॉमन कॉर्ड। क्या, ऑल कॉमन कॉर्ड इज रेडिकल एक्सिस बट ऑल रेडिकल एक्सिस नॉट अ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। कैसे, देखो कैसे, जैसे मान लो ऐसे सर्कल है, बाहर है, ठीक है, कट नहीं कर रहा, कॉमन कॉर्ड तो नहीं बनेगा, ये रेडिकल एक्सिस बन गया, ये कॉमन कॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर सर्कल ऐसे बनाया तो ये देखो, ये रेडिकल एक्सिस यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, ये कॉमन कॉर्ड का भी काम कर रहा है, रेडिकल एक्सिस का भी काम कर रहा है। मतलब ऑल कॉमन कॉर्ड है तो रेडिकल एक्सिस डन है, लेकिन अगर रेडिकल एक्सिस है तो कॉमन कॉर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही अभी नोट करके भी लिख लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, ठीक है। रेडिकल एक्सिस समझ गया अच्छे से। देखो अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, ठीक है। पढ़े हुए हैं रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, द रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल होता है, ये तो पता है, बट ऑलवेज नहीं होता है, वो भी बताएं। अब वो कब होता है कब नहीं होता है वही नीचे लिखा हुआ है। इफ़ S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0 आर द टू सर्कल्स, अगर आइडेंटिकल होता है रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड, अगर S1 और S2 दो सर्कल है, देन S1 माइनस S2 रिप्रेजेंट रेडिकल एक्सिस एज वेल एज कॉमन कॉर्ड, ठीक है। यहाँ तक का मतलब समझ में आ गया कि रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड आइडेंटिकल होता है। अगर S1 और S2 दो अलग अलग सर्कल होगा तो S1 माइनस S2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेडिकल एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करेगा और कॉमन कॉर्ड को भी रिप्रेजेंट करेगा। बट देखो इस ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है, इन सब का मतलब तो समझ चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो द कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट ओनली इफ द सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू रियल पॉइंट्स। मतलब देखो अगर सर्कल ऐसा होगा तो कॉमन कॉर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी है, अगर कहेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इमेजिनरी पॉइंट पे कर रहा है, मतलब कर ही नहीं रहा है। देखो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये टच कर रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग कह भी दे तो वन रियल पॉइंट पे कर रहा है। दोनों का देखो, अगर दो पे है तो दोनों का पॉइंट सेम ही है, दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही है, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी कॉमन कॉर्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट बनेगा। कॉमन कॉर्ड अगर बनेगा तो उसका लेंथ 0 होगा। देखो यहाँ पे कॉमन कॉर्ड बन सकता है, यहाँ पे देखो दो रियल पॉइंट्स पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमन कॉर्ड बन सकता है। तो वही लिखा हुआ है, द कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट ओनली इफ द सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू रियल पॉइंट्स, इन टू रियल पॉइंट्स। देखो यहाँ पे टू रियल पॉइंट्स पे, यहाँ पे एक पे ही कर रहा है, कॉमन कॉर्ड ना बन के कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। वाइल कॉमन कॉर्ड कब बनेगा, ये लिखा हुआ है कब बनेगा, जब दो रियल पॉइंट पे कट करेगा। वाइल जबकि द रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट फॉर ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस, ठीक है। रेडिकल एक्सिस हर पेयर ऑफ सर्कल के लिए बन सकता है, उनका पोजीशन कुछ भी हो, बट कॉमन कॉर्ड तभी बनेगा जब वो दो रियल पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। इसको लिखिए, ये जो मैं लिखा हूँ इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, इसको लिख लो, वो डायग्राम से समझाएंगे, वो डायग्राम भी बनाएंगे। आप इसको लिखो पहले, ठीक है, पॉज करके लिख लो। अच्छा ये फिगर मत बना लेना, ये फिगर मैं समझाने के लिए बताया हूँ ना, ये फिगर मत बना लेना यहाँ पे, इसको लिख लीजिए पहले अच्छे से। लिख लिए, चलो अब देखो, देखिए तीनों जो अभी पहला प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी पे ये सब डायग्राम बनाया हूँ मैं, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो देखो ये रेडिकल एक्सिस तो होगा, वही ये पहला वाले का है, ठीक है ना, ये नीचे का नहीं, नीचे अलग है। फर्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, ऐसा फिगर बनेगा, ये रेडिकल एक्सिस होगा, सिर्फ रेडिकल एक्सिस होगा, जिसका इक्वेशन क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दूसरा देखो ये कैसा है, टचिंग सर्कल है, ये दोनों टचिंग सर्कल हैं सेकेंड नंबर में, और ये रेडिकल एक्सिस भी है और कॉमन टेंजेंट भी है। कैसा कॉमन टेंजेंट है,
इंटरनल कॉमन टेंजेंट है या फिर इसको बोल सकते हो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, और रेडिकल एक्सिस भी है। तो ये क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस भी हो गया, कॉमन टेंजेंट भी हो गया, और इसका टचिंग सर्कल है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर में है इंटरसेक्टिंग सर्कल। अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल होगा तब तो रेडिकल एक्सिस होगा, उस केस में कॉमन टेंजेंट बनेगा, और कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ आपका इस स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, इसका भी है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, इसका भी S1 माइनस S2। तीनों केस में रेडिकल एक्सिस है, इस केस में रेडिकल एक्सिस है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इस केस में सिर्फ रेडिकल एक्सिस है, इस केस में रेडिकल एक्सिस भी है, कॉमन टेंजेंट भी है, इस केस में रेडिकल एक्सिस भी है और कॉमन कॉर्ड भी है। ठीक है, इस डायग्राम को बना लो, सबको ध्यान रखना है अच्छे से। पहला प्रॉपर्टी देख ली रेडिकल एक्सिस का। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है सेंटर्स को मिलाने वाले लाइन पे, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। क्या है, द रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइंस द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। मतलब जो सेंटर्स सर्कल, ये S1 और S2 दो सर्कल है, इसके सेंटर्स हैं C1 और C2। देखो C1 C2 को मिलाने वाले लाइन पे रेडिकल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, अगर रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है तो कॉमन कॉर्ड भी परपेंडिकुलर होगा। कॉमन कॉर्ड के प्रॉपर्टी में मैं लिखवाया हूँ, देख लेना, वहाँ पे नहीं लिखवाया होगा तो याद रख लो, क्योंकि कॉमन कॉर्ड जो होता है रेडिकल एक्सिस ही होता है, तो कॉमन कॉर्ड भी परपेंडिकुलर होगा और रेडिकल एक्सिस भी परपेंडिकुलर होगा। इसका काम कहाँ आएगा, हो सकता है स्लोप वगैरह का, आगे क्वेश्चन करेंगे तो स्लोप वगैरह हेल्प करेगा, स्लोप वगैरह देने में ये। ठीक है ना, जानते हैं दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके टेंजेंट, उनके स्लोप्स का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है, तो वहाँ पे हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि सेंटर्स को मिलाने वाले लाइन पे रेडिकल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है, लिख लेना है इसको। तीसरा प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, जो रेडिकल एक्सिस होता है ना, वो कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स। अच्छा, ये कॉमन टेंजेंट बन रहा है कब, देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये AM इक्वल टू MB लिखा हुआ है, AM ये यहाँ, अच्छा ये यहाँ पे क्या हम गलत समझ लेते हैं, इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये नहीं है परपेंडिकुलर, दिखने से भी लग रहा है। देखो एक छोटा सर्कल है, हाँ अगर दोनों का रेडियस सेम होगा तो ये परपेंडिकुलर पॉसिबल है। ठीक है ना, बट ये रेडियस सेम नहीं होगा तो ये लाइन इंक्लाइंड होगा, तो ये परपेंडिकुलर पॉसिबल है नहीं। ये क्या होता है, यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, AM इक्वल टू MB होगा। ठीक है, यहाँ पे AM इक्वल टू MB लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AM इक्वल टू MB। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखें कि रेडिकल एक्सिस सेंटर्स को मिलाने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है ये नहीं पता। इसमें रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर होता है नहीं होता है कोई कंफर्म नहीं है। परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों का रेडियस सेम होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी लिख दीजिए, 2-3 प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी इसके बाद, इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके बाद वाला। फोर्थ प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, चौथा प्रॉपर्टी रेडिकल एक्सिस का। देखो क्या कह रहा है, मान लो मैंने क्या किया, 3 सर्कल लिया, 4 सर्कल 5 सर्कल भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर है। अच्छा, एक और सर्कल ले लेंगे तो उनका भी रेडिकल एक्सिस इधर से ही जाएगा, कोई बात नहीं, 3 पे 4 पे भी होगा। देखो द रेडिकल एक्सिस ऑफ द 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर, 3 सर्कल का अगर मैं रेडिकल एक्सिस लूँ, S1 S2 का ले लूँ, फिर S2 S3 का ले लूँ, फिर S3 S3 का ले लूँ, तो वो सब ना एक ही पॉइंट से पास करेगा। मान लो S1 ये नहीं है, S3 नहीं है, तो S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस यूँ जाएगा, फिर S1 नहीं है तो S2 S3 का रेडिकल एक्सिस यूँ जाएगा। तो अगर ये 3 पेयर, इन्हीं 3 सर्कल्स में मैं अगर पेयर बनाऊँ, S1 S2 का, S2 S3 का और S1 S3 का, तो ये क्या होता है, कंकरेंट होता है, मतलब एक ही पॉइंट से पास करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कह रहा है, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर आर कंकरेंट। ओके, लिख लीजिए इसको फास्ट। चलो अब देखो प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 4 तक लिख लिए हो, नहीं लिखे हो तो बैक कर लो वीडियो, जाके लिख लो। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं अब। ठीक है, देखो इसको पढ़ के समझा देते हैं, फिर डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, इफ 2 सर्कल्स कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, देन द रेडिकल एक्सिस of the 2 circles will pass through the center of the third circle। ये है इसी का दूसरा स्टेटमेंट है, the locus of center of a circle cutting the 2 given circle will be the radical axis of the 2 circle।
सर पूरा पढ़ लिए, ऊपर से चला गया, कुछ नहीं आया। देखो समझाते हैं, भूल जाओ इसको क्या लिखा हुआ है। देखो डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को कोई भी दो सर्कल ना, अच्छा ये सर्कल मान लीजिए अपना एस है, ये बीच वाला, ठीक है। ये सर्कल है S1, ये सर्कल है, मान लो इधर वाला सर्कल S2 है, ओके। एक सर्कल S है, एक सर्कल S1 है, एक S2 है। ये जो S1 है ना, S1 S पे परपेंडिकुलर है, मतलब S1 और S ऑर्थोगोनल है। S2 भी S पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। दो अलग अलग सर्कल एक पे परपेंडिकुलर है, मतलब दो सर्कल मिलके एक सर्कल को मार रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल जिसको मार रहा है बीच वाले सर्कल को, मतलब उस पे ऑर्थोगोनली हो रहा है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, या ऐसे कहो ये जो S1 और S2 है, ये दोनों जो बीच वाले सर्कल पे ऑर्थोगोनल है, तो S1 और S2 का कुछ तो रेडिकल एक्सिस होगा, वो इसके सेंटर से पास करेगा। या हम बोल सकते हैं पॉइंट, लोकस किसका होता है, पॉइंट का होता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका देखो ये पहला वाला यही लिखा हुआ है कि अगर कोई दो सर्कल तीसरे ये S1 और S2 दो सर्कल है, ये तीसरा सर्कल S है, इस पे अगर ऑर्थोगोनल है तो इन दोनों सर्कल का S1 और S2 का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो पास करेगा बीच वाले जिस पे ऑर्थोगोनल है उसके सेंटर से। या ऐसे हम कर सकते हैं कि देखो अगर S1 अगर S पे परपेंडिकुलर है तो S भी S1 पे परपेंडिकुलर है। ये क्या कह रहा है, अगर कोई एक सर्कल किसी दो अलग अलग पे परपेंडिकुलर होगा तो ये जो सर्कल होगा बीच वाला, इसका जो लोकस होगा इस सेंटर का जो लोकस होगा इन दोनों का रेडिकल एक्सिस होगा। यही कह रहा है, एक दूसरे का दोनों सेम ही बातें हैं, ऊपर नीचे, बस उलट के कह रहा है। ये कह रहा है अगर दो सर्कल एक बीच वाले सर्कल पे ऑर्थोगोनल है तो इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस सेंटर से पास करेगा। या ये कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है अगर S इस पे परपेंडिकुलर, S इस पे परपेंडिकुलर है तो S वाले बीच वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो लोकस होगा इन दोनों के रेडिकल एक्सिस के। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग सर्कल एक बीच वाले सर्कल पे परपेंडिकुलर होगा तो बीच वाला जो सर्कल का सेंटर होगा वहीं से ये दोनों आजू बाजू वाले सर्कल के रेडिकल एक्सिस वहीं से पास करेंगे। और सेंटर अगर उस पर पास कर रहा है तो इस सेंटर का लोकस क्या होगा, यही वाला स्ट्रेट लाइन होगा। कोई भी अगर पॉइंट किसी पर्टिकुलर कर्व पे लाई करता है तो उस पॉइंट का लोकस वही पर्टिकुलर कर्व होता है जिस कर्व पे वो पॉइंट लाई करता है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं ये ऐसा पॉइंट एक कर्व है, इस पे ये P पॉइंट लाई कर रहा है तो इस P का लोकस क्या होगा, ये जिगजैग जो मैं बनाया हूँ, ठीक है। समझ गए? ठीक है, लिख लो। नहीं समझे एक बार वीडियो पीछे करो, जो समझाया फिर से समझो, नहीं तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या था यहाँ पे, देखो ये लिख लिया हो, इसको मिटा के मैं एक बार समझा देता हूँ बड़े में। क्या कह रहा है कि अगर दो सर्कल है, एक मान लो सर्कल S1 है, एक सर्कल मान लो S2 है, ठीक है ना। ये तीसरे सर्कल पे परपेंडिकुलर है, मतलब इस S पे परपेंडिकुलर है, मतलब S1 S पे परपेंडिकुलर है और S2 भी S पे परपेंडिकुलर है। तो S1 और S2 का जो रेडिकल एक्सिस होगा ना वो इसके सेंटर से पास करेगा। या कह सकते हैं कि S का जो सेंटर होगा उसका लोकस इन दोनों के रेडिकल एक्सिस होंगे। यही कह रहा है, ठीक है। लिख लीजिए, समझ लीजिए। देखो रेडिकल एक्सिस के बारे में पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस का वेरी नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल सेंटर, ठीक है। रेडिकल एक्सिस क्या समझते हैं कि कोई भी दो सर्कल है, उसके किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो हम टेंजेंट डालते हैं, अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है तो इस P के ही लोकस को क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रेडिकल सेंटर क्या है, वो प्रॉपर्टी नंबर रेडिकल एक्सिस का थर्ड या सेकंड प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर मैं तीन सर्कल ले लूँ, उनके जब S1 S2 और S3 ये पेयर में अगर मैं रेडिकल एक्सिस बनाऊँ, S1 S2 का रेडिकल एक्सिस, S2 S3 का, तो ये क्या होता है, कॉन्करेंट होता है। तो ये जहाँ जिस पॉइंट पे आके मिलता है ना, एक प्रॉपर्टी बताया था रेडिकल एक्सिस में ऐसा, तो ये जिस भी पॉइंट पे आके मिलती है इस पॉइंट को ही रेडिकल सेंटर बोलते हैं। यही पॉइंट है रेडिकल सेंटर, ओके। जब हम तीन सर्कल है पेयर में, अगर हम टेंजेंट S1 S2 का रेडिकल एक्सिस बनाए, इसका बनाए, इनका बनाए, तो ये कॉन्करेंट होता है। और यही जो कॉन्करेंट जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर बोलते हैं। आया समझ में? देखो डेफिनेशन ऑफ रेडिकल सेंटर क्या होता है। रेडिकल सेंटर का डेफिनेशन,
द रेडिकल एक्सिस ऑफ द थ्री सर्कल्स टेकन इन पेयर। रेडिकल सेंटर का डेफिनेशन देख रहे हैं तो देखो, द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन इन पेयर मीट इन अ पॉइंट, मतलब इन अ पॉइंट का मतलब एक पॉइंट में मीट करता है, विच इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल सेंटर। अच्छा, अब बात है कि सर रेडिकल सेंटर निकालेंगे कैसे। रेडिकल सेंटर होता क्या है, एक पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। देखो S1 और S2 का रेडिकल सेंटर क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। आपको ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। S1 और S3 का रेडिकल एक्सिस क्या होगा, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। तुम्हें ये दूसरा रेडिकल एक्सिस आ जाएगा, पहला रेडिकल एक्सिस, दूसरा रेडिकल एक्सिस। तो और तीसरा रेडिकल एक्सिस क्या होगा, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, तीसरा रेडिकल एक्सिस आ गया। ये तीनों स्ट्रेट लाइन है, तीनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कंकरेंट हो रहा है, जिस पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, इसका पता है। इन दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर दो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। किसी भी दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर दो, इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। ये स्ट्रेट लाइन कैसे निकलेगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये कैसे निकलेगा, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। ये कैसे निकलेगा, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। तो रेडिकल सेंटर निकाल लोगे ना। कैसे निकालेंगे रेडिकल सेंटर, हाउ टू फाइंड रेडिकल सेंटर, सॉल्व, कोई भी एक लाइन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना, अगर बहुत सारे पॉइंट यहाँ से, इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन जा सकते हैं, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनेगा। तो उसका भी इक्वेशन हम बना सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2। अब L1 तुम किसको बोलोगे, चाहे इसको बोलो या इसको बोलो, किसी को भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक पहले लिख लो, लिखो, चलिए लिख लिए, हो गया ये लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे नोट नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। पहला कह रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, देखो ये पॉइंट बना रहा है, कोई भी दो लाइन जहाँ पे कट करता है, एक पॉइंट क्रिएट होता है, उस पॉइंट से बहुत सारे लाइन जाते हैं, तो वो एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो उस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस L1 प्लस लैम्डा L2, L1 हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं S1 प्लस माइनस S2 को L1 मान लिए, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताए हैं। यही होता है, वही ये लिखा हुआ, द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू O क्या है, रेडिकल सेंटर है। ये क्या है, रेडिकल सेंटर है, इसको आप लिख लीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज रेडिकल सेंटर। और रेडिकल सेंटर क्या होता है, जहाँ पे कंकरेंट होता है, वही कंकरेंट वाला पॉइंट रेडिकल सेंटर होता है। S1 प्लस लैम्डा S2, इस लैम्डा L2 इसको बता दो, इसको भी तुम ले सकते हो, किसी को भी। तो ये हो गया किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो रेडिकल सेंटर से जाएगा उसका ऐसे निकलेगा। तुम यहाँ पे ना ये वाला इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, S1 माइनस S3 प्लस लैम्डा S2 माइनस S3, कोई भी दो लाइन, जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। दूसरा नोट कह रहा है टू फाइंड रेडिकल सेंटर। अब बात आती है सर रेडिकल सेंटर कैसे निकालते हैं, वो मैं बताया हूँ अभी। कैसे निकालते हैं, किसी भी दो लाइन को सॉल्व कर दो, कोई भी दो लाइन को, वही टू फाइंड रेडिकल सेंटर सॉल्व एनी टू रेडिकल एक्सिस, कोई भी दो रेडिकल एक्सिस सॉल्व कर दो। रेडिकल एक्सिस कैसे आएगा, वो तो मेन आता है निकालने के लिए, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 या S2, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो कोई भी दो आ जाए, को सॉल्व कर दो आ जाएगा। तो रेडिकल सेंटर भी आ गया, रेडिकल एक्सिस भी आ गया। अब देखो, जैसे हम लोग रेडिकल एक्सिस भी पढ़ लिए, रेडिकल सेंटर भी पढ़ लिए, रेडिकल एक्सिस का जैसे प्रॉपर्टी पढ़े, उसी तरह रेडिकल सेंटर का भी 3 से 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लिए हैं, अब इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो रेडिकल सेंटर समझ गए, अब समझेंगे उनके प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल सेंटर समझा देते हैं, फिर लिखेंगे क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल सेंटर। देखो क्या होता है, मान लो पहला प्रॉपर्टी, मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का ये साइड्स हैं ABC। अगर मैं AB को डायमीटर मानते हुए, इसके बीच वाले को सेंटर होगा, तब AB को डायमीटर मानते हुए मान लो एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, और AC को भी डायमीटर मानते हुए मैंने एक दूसरा सर्कल बनाया, ठीक है, और BC को भी डायमीटर मानते हुए तीसरा सर्कल बनाया। ये 3 सर्कल बनेगा, 3 सर्कल है, एक सर्कल मान लीजिए S1 है, एक सर्कल S2 है और एक सर्कल S3 है। तो इन सर्कल का 3 सर्कल जैसे ही बना, तो मतलब क्या बन सकता है, वहाँ पे रेडिकल सेंटर बन सकता है। तो उनका जो रेडिकल सेंटर होगा ना, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर सिखाएं क्या होता है, एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होंगे, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर ही रेडिकल सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर ही रेडिकल सेंटर होगा। किसका रेडिकल सेंटर होगा, जिसके लिए ये तीनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो ये तीनों साइड्स हैं डायमीटर काम करेगा। मतलब किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को अगर हम डायमीटर मानते हुए 3 सर्कल बनाएं, तो
इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा इस सर्कल्स के रेडिकल सेंटर भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसी को कहते हैं पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो कोई 3 सर्कल है, ठीक है, S1 S2 और S3। ये अपना S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। मान लीजिए 3 सर्कल्स हैं। अब क्या हुआ, इन तीनों सर्कल को एक चौथा सर्कल काट रहा है, ऐसे काट रहा है। ये सर्कल S है, ये सर्कल ना इन तीनों पे ऑर्थोगोनल है, ये सर्कल S इन तीनों सर्कल्स पे ऑर्थोगोनल है। तो सर्कल S का जो सेंटर होगा इन सर्कल का रेडिकल सेंटर होगा। सर्कल S का जो सेंटर होगा S1 S2 और S3 का रेडिकल सेंटर होगा। ठीक है, और सर्कल S का जो रेडियस होगा वो इस रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट डाल दो, किसी भी छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट डाल दो, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होंगे। ठीक है, एक बार फिर से ये दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। चलो देखो, रेडिकल सेंटर क्या होता था देख लिए थे। रेडिकल सेंटर क्या होता है, 3 अगर मैं सर्कल लूं और तीनों सर्कल का मैं एक S1 S2 S3 लूं और उनका अगर रेडिकल एक्सिस बनाऊं, ये रेडिकल एक्सिस है, मान लो ये S1 ये S2 है तो ये S1 माइनस S2 हो जाएगा। ये अगर S3 है तो ये S1 माइनस S3 हो जाएगा। ये अगर S2 है तो ये रेडिकल एक्सिस हो जाएगा S2 माइनस S3 हो जाएगा। तो इन तीनों रेडिकल एक्सिस जहां पे कनकरेंट होता है उस पॉइंट को रेडिकल सेंटर बोलते थे, ये हम देख चुके हैं। और रेडिकल सेंटर का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, इसका भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहां से रेडिकल एक्सिस का रेडिकल सेंटर का इक्वेशन आ जाएगा। अब है रेडिकल सेंटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, 3 सर्कल का रेडिकल सेंटर डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। मतलब किसी भी ट्रायंगल के डायमीटर पे अगर मैं 3 सर्कल बनाऊं, जैसे ये एक सर्कल हो गया A, एक सर्कल B हो गया, समझ चुके हैं, एक बार हम फिर से समझ रहे हैं, ये C हो गया। ठीक है, 3 सर्कल है, फर्स्ट सर्कल ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, ये S3 मान लो, ये C है, ये B है। तो इस ट्रायंगल के साइड्स को डायमीटर मानते हुए अगर मैं 3 सर्कल बनाऊं तो उन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर तो होगा, वो जो रेडिकल सेंटर होगा दैट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। वो इस ट्रायंगल का क्या होगा, ABC ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ नहीं करना है, बस सामने वाले एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाल दो, इससे इस पे डाल दो, इससे इस पे डाल दो, ये जहां पे मिलते हैं पॉइंट क्रिएट होता है उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया रेडिकल सेंटर का, पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, चलो उसको पहले लिख लो। देखो प्रॉपर्टी 2, रेडिकल सेंटर का प्रॉपर्टी 2 देखने में बहुत बड़ा है और है बहुत इजी। ध्यान से एक बार पढ़ूंगा मैं, तुम लोग भी पढ़ो, लिख के एक बार पढ़ लेना ध्यान से। अभी मैं समझा देता हूं, बहुत आसान है। देखो एक बार पढ़ लेता हूं, फिर मैं इसको मिटा के समझा दूंगा। द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, 3 सर्कल का रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है, विल बी सेंटर ऑफ द 4th सर्कल। मतलब 3 सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होगा वो चौथे सर्कल का, 3 सर्कल पहले से अपने को पता है, 3 सर्कल के रेडिकल सेंटर चौथे सर्कल का सेंटर होगा। जो सर्कल, ये चौथा सर्कल बड़ा वाला बना रहा हूं, जो सर्कल इन तीनों को ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स विल बी सेंटर ऑफ द 4th सर्कल विच कट्स ऑल द 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली। ये हो गया। फिर है, अच्छा सर्कल, चौथा सर्कल का सेंटर पता चल गया, सेंटर इस सर्कल का वही होगा, ये बड़े वाले सर्कल का, जो इन तीनों छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा। ठीक है, रेडियस, रेडियस क्या होगा, इस सेंटर से आप किसी भी, ये छोटे मान लो ये S1 S2 और S3 है, इस किसी पे भी लेंथ टेंजेंट डाल दो, उस लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाता है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट याद है, अंडर रूट S1, S1 का मतलब है x1 y1 को उस सर्कल में रख दो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, अपन पढ़े हुए हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, रिवाइज कर लेना एक बार लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यही ये लिखा हुआ है, लिख लो एक बार, फिर इसको अच्छे से मैं इसको मिटा के डायग्राम से एक बार फिर से समझा देता हूं, लिख लो ध्यान से, लिख लिए। देखो अब समझते हैं, बहुत आसान है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, 3 सर्कल है S1
एक सर्कल है S2 और तीसरा सर्कल है S3। ठीक है, इन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर यहां पे होगा। कैसे होगा? ये रेडिकल एक्सिस, ये रेडिकल एक्सिस, ये रेडिकल एक्सिस, यहां पे होगा रेडिकल सेंटर। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो, तो इन S1 S2 S3 पे मान लो चौथा सर्कल S है जो S1 पे भी ऑर्थोगोनल है, सर्कल S S2 पे भी ऑर्थोगोनल है और सर्कल S S3 पे भी ऑर्थोगोनल है। मतलब सर्कल S इन तीनों सर्कल पे ऑर्थोगोनल है। तो तीनों कट करते हुए ऐसे निकलेगा ये। तो इस सर्कल S का जो सेंटर होगा ना, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर, इन तीनों सर्कल का जो रेडिकल सेंटर आया था, रेडिकल सेंटर वही होगा। ठीक है, अब आती है रेडियस की बात। रेडियस क्या होगी? इस सेंटर से S का रेडियस, S का ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस, रेडिकल सेंटर से एनी ऑफ द सर्कल पे, किसी भी सर्कल पे टेंजेंट डाल दो आप, जहां वो ना यहीं आएगा, मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। तो डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं है, यहीं पे मिलेगा। तो ये तीनों लेंथ ना सेम ही होगा, ये R R R, और ये R क्या होगा? इस रेडिकल सेंटर से, ये जो भी रेडिकल सेंटर है, इसको, इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब इसको अपन S1 में रख सकते हैं, S2 के से भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, या S3 का लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे, बस यही हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी पे ना, सेकेंड प्रॉपर्टी पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी। लास्ट वाले रेडिकल सेंटर का जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसमें मैं माइक का ऑन करना भूल गया था, इसलिए वो अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही होगी। आप कोशिश करना थोड़ा ध्यान से सुनने का, आ जाएगा। एक बार रिकॉर्ड हो गया है यार, फिर दोबारा करेंगे तो उसको एक बार देख लेना आराम से। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो पढ़े, फर्स्ट और सेकंड जो प्रॉपर्टीज पढ़ाया हूँ, उसमें माइक ऑन करना मैं भूल गया था, तो आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई होगी। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, आ जाएगा समझ में। हेडफोन लगा के सुनोगे, ईयर प्लग लगा के सुनोगे, समझ में आ जाएगा। देखो, अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये रेडिकल सेंटर वगैरह का सवाल है या रेडिकल एक्सिस का क्वेश्चन है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि ये ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। ये रेडिकल सेंटर से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, और कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल से भी हो सकता है। दो सर्कल अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है कंडीशन? 2 × G1 G2 प्लस 2 × F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये होता था। यहाँ से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो एक वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करो, एक बार इस मेथड से कोशिश करने का। वैसे भी ऐसा क्वेश्चन एक करवाए हैं, पहले भी करवाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही एक क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है ना, तो देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कटिंग द सर्कल्स। देखो ये 3 सर्कल है, ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है, और ये मान लीजिए S3 है। एक सर्कल है जो इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए। अभी हम रेडिकल सेंटर का सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़े, वहाँ से ये आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अगर हम वो प्रॉपर्टी नहीं पढ़े होते, नहीं जान रहे होते या भूल जाएंगे, तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल लगा के आ जाएगा। ठीक है, कैसे? मान लो जो इक्वेशन, जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है वो S है, उसका इक्वेशन हो गया x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, g, f और c 3 अननोन है, 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है भी अपने पास। तो क्या करोगे, 2 × G1 G है और G2 देखो 3/2 है, फिर 2 × F1 F है, F2 क्या है 1 है, तो उससे भी 3 इक्वेशन बना के आप इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 C है और C2 1 है, वहाँ से भी आप लगा के निकाल सकते हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल से। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रेडिकल सेंटर के प्रॉपर्टी से करेंगे। क्या कह रहा है, मान लो ये 3 सर्कल ऐसा है, ये S1 है, ये सर्कल S2 है और एक सर्कल S3 है। इन तीनों सर्कल को एक चौथा सर्कल ऑर्थोगोनली कर रहा है, ऑर्थोगोनल कट कर रहा है। ठीक है, कट कर रहा है, तो ये बड़े वाले ये जो सर्कल S है, इसका सेंटर क्या होगा, जो इन तीनों का क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा। और रेडिकल सेंटर कैसे निकालते हैं? आराम से, बहुत आसान है। दो रेडिकल एक्सिस निकाल लीजिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, वहाँ से रेडिकल सेंटर आ जाएगा। तो रेडिकल सेंटर आ जाएगा, फिर रेडियस कैसे निकालेंगे, इसको सेंटर मानते हुए ये रेडियस कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से किसी भी S1 S2 या S3 पे टेंजेंट डालो और उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल दो, तो सेंटर भी पता चल जाएगा और रेडियस भी पता चल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे, S कैसे आ जाएगा, बाय व्हाट, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है ना, तो आप S को ये भी कुछ भी मान सकते हो। ये तो मैं बताया था, ये लिखा था ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाने के लिए। अभी
चलिए ये क्वेश्चन पूरा करते हैं अब, ठीक है। समझ गए हैं कैसे करना है, बहुत आसान है। तो एक काम करता हूँ, नहीं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसका कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बट कब आसान है, जब मुझे प्रॉपर्टीज़ वगैरह पता हो तब आसान है, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा कैसा सब कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या निकालना है, ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है, ये S3 है। तो S1 S2 को ऑर्थोगोनली कट करते हुए जा रहा है एक तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल S, उसका इक्वेशन निकालना है इसका। तो सिंपल है, क्या कीजिए, सेंटर पहले निकाल लीजिए। सेंटर क्या होगा चौथे वाले सर्कल का, जो S1 और S2 और S3 का रेडिकल सेंटर होगा। रेडिकल सेंटर के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे, पहले अपने को क्या निकाल, ये रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये S1 और S2 का है तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, और ये S1 S3 का रेडिकल एक्सिस है तो ये हो जाएगा S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, और ये S2 S3 का है तो इसका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो कोई भी दो रेडिकल एक्सिस निकाल के सॉल्व कर लेंगे स्ट्रेट लाइन को, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही रेडिकल सेंटर होगा। तो S1 माइनस S2 करो, करते हैं S1 माइनस S2 निकालते हैं। S1 माइनस S2 करो, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 3x और ये माइनस है और एक और ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4x, 2x माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6y माइनस 4y 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला रेडिकल एक्सिस आ गया, ठीक है। फिर क्या कीजिए, S2 माइनस S3 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस x माइनस 5x माइनस 6x 6y माइनस और ये माइनस प्लस 8 14y, ठीक है। 5 माइनस 15 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों को बस क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 3x हो जाएगा ना, 2x नहीं होगा, यहाँ पे 3x होगा, ठीक है। इन दोनों को आप वीडियो पॉज करो, इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों स्ट्रेट लाइन को, इस फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, करके देखिए तो क्या आ रहा है। कर लिया, मैं तो रफ में कर लिया सॉल्व। ये आ रहा है 3,2, ठीक है। तो सेंटर क्या आ गया, रेडिकल सेंटर क्या आ गया, 3,2 आ गया। एक मिनट, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, रेडिकल सेंटर आ गया, अब मेरे को रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो देखिए रेडियस कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान। रेडियस निकालते हैं, इस सेंटर से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट डाल दो तो ये वहीं पे कट मिलेगा जहाँ पे ये सर्कल कट रहा है। यहाँ से इस पे टेंजेंट डाल दो या यहाँ से इस पे टेंजेंट डाल दो। तो ये मान लो अगर A है, ये B है और ये मान लो C है, तो यहाँ, और ये मान लो सेंटर C मत मानो, O मान लो, फॉर एग्जांपल O मान लिए, ठीक है। तो OA, ये अगर A है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होगा, और ये तीनों इक्वल होगा और यही होगा रेडियस, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, ये फाइंड आउट हो जाएगा। कंप्लीट करो इसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो तो निकल गया रेडियस। क्या निकला रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे, OA OB OC कैसे भी निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालेंगे, पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है वो 3,2 है। उस पॉइंट से मान लीजिए ये अपना S1 है और S1 क्या है, ये है। तो इस 3,2 को S सर्कल के इक्वेशन में रख दो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ऐसे ही तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो चलो इसमें रख के दिखाते हैं, वही रेडियस हो जाएगा। रेडियस जैसे मैं क्या निकाल रहा हूँ, OB निकाल रहा हूँ, तो वो रेडियस यहाँ पे OB हो जाएगा, और OB इक्वल टू अंडर रूट क्या, 3 को रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 को रखो y की जगह पे, ये 4, फिर 3 रखेंगे x की जगह पे, 3 3 जा 9, फिर 2 रखो y की जगह पे, 2 2 जा 4 प्लस 1, कितना आ गया r, 27 अंडर रूट 27, ये 3 रूट 3, ये रेडियस आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लिए,
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ई ओ सी क्या हो जाएगा इस सर्कल का, ये बड़े वाले सर्कल का एस का इक्वेशन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 27 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो, कितना आसान था।